तो दोस्तों आप सभी को पता है कि इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े को मॉडर्नाइज करने के लिए 114 लड़ाकू विमानों के टेंडर MRFA को जारी कर चुकी है। ऐसे में सच मानिए कि ये टेंडर काफी बड़ा है और जैसा कि हमने पिछले भी वीडियो में आपको बताया था कि ये करीब $20 बिलियन के पार जाने वाला है और इस टेंडर को मिलिट्री के इतिहास का सबसे बड़ा टेंडर माना जा रहा है। और इतने बड़े अमाउंट को देखते हुए लगभग सभी बड़ी कंपनियां इस टेंडर के अंदर अपनी बिड्स को लगा रही हैं, यानी कि अपने फाइटर जेट्स को ऑफर कर रही हैं, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, यूरोपियन देश और यहाँ तक कि रशिया भी इसमें शामिल है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर फ्रांस को सबसे स्ट्रॉन्ग दावेदार माना जा रहा है, लेकिन बाकी कंपनियों की तरफ से अपनी तरफ से हर तरह का जोर लगाया जा रहा है। और खास करके रशिया का प्रयास यहाँ पर देखा जाए तो रशिया का प्रयास यहाँ पर टेंडर को जीतने के लिए काफी ज्यादा अधिक भी है और एक तरह से देखा जाए तो रशिया को ये टेंडर चाहिए भी था, जिससे कि रशिया अपने पुराने हथियारों के एक्सपोर्टर के रूप में एक दबदबा यहाँ पर कायम कर सके। लेकिन दोस्तों इन प्रयासों के बावजूद मीडिया रिपोर्ट्स की यहाँ पर माने तो बताया ये जा रहा है कि रशिया के हाथों से ये डील निकल सकती है और रशिया को भारत की इस मेगा डील में सक्सेस मिलने का जो संभावना है वो अब बिल्कुल ना के बराबर हो चुकी है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो 114 फाइटर जेटों के टेंडर को लेकर जो काम है उतनी तेज रफ्तार से नहीं चल रहा है जितनी की रफ्तार से यहाँ पर भारत को इसको चलाना चाहिए। साल 2018-19 के अंदर रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इन एयरक्राफ्ट को लेकर जारी किया गया था, लेकिन अभी तक यहाँ पर सेकंड स्टेज पर यानी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल अभी तक शुरू नहीं हुआ है। और वहीं पर अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दावा किया जा रहा है कि साल 2024 में इन एयरक्राफ्ट के डील को लेकर काफी ज्यादा मोमेंटम देखा जा सकता है और ऐसे में माना जा रहा है कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इन एयरक्राफ्ट को लेकर जारी किया जा सकता है। ऐसे में दोस्तों एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी भी यहाँ पर जारी हो सकता है। ऐसे में यहाँ पर आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी करने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एयरक्राफ्टों को लेकर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यहाँ पर जारी किया जाएगा। उसके बाद में ही इसका काम आगे की तरफ बढ़ पाएगा। हालांकि इसके बाद में भी कई तरह की परेशानियां इस डील को लेकर देखी जा सकती हैं और इसके जो कई सारे स्टेप्स हैं उनको धीरे धीरे करके पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद में ही इस डील को फाइनलाइज किया जा सकता है और ऐसे में आप मान के चलिए कि कम से कम 2 से 3 साल का समय इस डील को लेकर और भी लगने वाला है। जबकि दोस्तों अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो डोमेस्टिक तरीके से इंडियन एयरफोर्स अपनी मॉडर्नाइजेशन के लिए काम कर रही है और साल 2021 में 83 तेजस मार्क 1 और मार्क 1A एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर ऑर्डर प्लेस किए जा चुके हैं। साथ ही यहाँ पर एयरफोर्स की तरफ से 97 अतिरिक्त एयरक्राफ्ट अपनी वायुसेना के लिए ऑर्डर किए जाएंगे। हालांकि अपडेट यहाँ तक आ रहा था कि 120 तेजस MK2 एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर भी इरादा भारतीय वायुसेना की तरफ से जताया जा रहा है और ऐसे में इंडियन एयरफोर्स की जो फ्लीट स्ट्रेंथ लगातार गिरती जा रही है उसको मेंटेन करने के लिए भारतीय वायुसेना को यहाँ पर तेजस MK2 को भी बड़ी संख्या में एक्वायर करना पड़ेगा। ऐसे में बड़ी बात यह है कि आज भारत अपने तेजस MK1A और साथ ही तेजस MK2 के साथ विदेशी कंपनियों के ऊपर से जो भारत की डिपेंडेंसी है उसको खत्म करेगा। ऐसे में भारतीय वायुसेना सिंगल इंजन तेजस MK1A और तेजस MK1 को बड़ी संख्या में खरीद रही है। तो ऐसे में यहाँ पर MRFA टेंडर के अंदर 2 ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जिनका भविष्य पूरी तरह से यहाँ पर अंधेरे में है। और ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो अमेरिका की तरफ से यहाँ पर ऑफर किया गया F-21 और स्वीडन का ग्रिपेन E फाइटर जेट ऐसे हैं और फिलहाल इस टेंडर के अंदर ऐसे 2 ही एयरक्राफ्ट हैं और भारत जितनी बड़ी संख्या में डोमेस्टिक बिल्ड सिंगल इंजन को परचेज करने की बातें कर रहा है उसे देखते हुए ये लगता है कि शायद इन दोनों एयरक्राफ्ट की जो संभावना है वो हमारे तेजस मार्क 1 की तरफ से खत्म की जा चुकी है। लेकिन दोस्तों अगर वहीं पर दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो MRFA टेंडर है इसके बाकी जो प्रोसेस हैं उनको भी काफी आसान और शॉर्ट करने के अंतर्गत जो रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल है उसको काफी डिटेल में जारी किया जाना है, जिसमें एक तरह से ऐसी कुछ जानकारियों को इनिशियल फेज में टेंडर से हटा दिया जाएगा जो इंडियन एयरफोर्स की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने में असमर्थ है। और इसके बाद में रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के साथ ही यहाँ पर एयरक्राफ्ट को चुनने का जो रास्ता होगा वो काफी शॉर्ट हो जाएगा और MRFA टेंडर को इसके जरिए और भी ज्यादा तेजी से किया जा पाएगा। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंडियन एयरफोर्स इस टेंडर में शामिल 8 एयरक्राफ्टों में से कुछ एयरक्राफ्टों को खास करके सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट को बाहर निकाल सकता है। जबकि दोस्तों अगर ऐसा होता है तो ये जो रिजेक्ट होने का काला बादल है वो यहाँ पर रशियन एयरक्राफ्ट यानी कि सुखोई 35 और मिग 35 के ऊपर मंडरा रहा है। अब यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स में ये तक दावा किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स रशिया की तरफ से ऑफर किए गए फाइटर जेट को लेकर खुश नहीं है
और इसी कारण बताया जा रहा है कि अगर इस तरह का होता है तो फाइनली यहाँ पर 3 ही एयरक्राफ्ट बचेंगे जो कि MRFA टेंडर के अंतर्गत कंसीडर किए जाएंगे, जिसमें दोस्तों सबसे पहला जो फाइटर जेट है वो यहाँ पर डसॉल्ट एविएशन की तरफ से बनाया गया राफेल है, और उसके बाद में टाइफून और साथ ही अमेरिका की तरफ से बनाया गया F-15EX फाइटर जेट। ऐसे में दोस्तों F-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट को लेकर पहले ही ये बताया जा रहा है कि बोइंग कंपनी इन अपने एयरक्राफ्ट को पहले ही इस टेंडर से बाहर निकाल सकती है ताकि बोइंग कंपनी F-15EX एयरक्राफ्ट के जरिए आगे बढ़ सके। हालांकि दोस्तों इस तरह की जो जानकारियां हैं अभी ऑफिशियल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, जबकि कुछ रिपोर्ट्स के अंदर ये भी दावा किया जा रहा है कि अगर इंडियन एयरफोर्स कुछ डिसीजन इस तरह के लेता है तो डिफेंस मिनिस्ट्री भी यहाँ पर हस्तक्षेप कर सकता है। और ऐसे में दोस्तों भारत और रशिया के बीच में जो दशकों का पुराने रिश्ते हैं वो यहाँ पर प्रभावित हो सकते हैं, और आने वाले समय में भारत को अपने हथियारों को लेकर मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। और इसी वजह से डिफेंस मिनिस्ट्री यहाँ पर नहीं चाहेगा कि इनिशियल फेज के अंदर रशियन एयरक्राफ्ट को बाहर कर दिया जाए। अब दोस्तों इस तरह का अगर डिसीजन इंडियन एयरफोर्स की तरफ से यहाँ पर लिया जाता है कि सिंगल इंजन रशियन एयरक्राफ्ट को यहाँ पर बाहर रखा जाता है तो ये एक तरीके से इंडियन एयरफोर्स के प्रोक्योरमेंट प्रोसेस पर सवाल पैदा कर देगा, क्योंकि एक तरफ जहाँ पर नेगोशिएशन पावर यहाँ पर कम हो जाएगा तो वहीं इंडियन एयरफोर्स के सामने ऑप्शंस काफी कम हो जाएंगे, और ऐसे में होगा ये कि सामने वाले जो 3 पार्टियां बचेंगी वो यहाँ पर भारी रहेंगी। साथ ही भारत और रशिया के ऊपर जो डिप्लोमेटिक रिश्ता है उसके ऊपर असर पड़ पाएगा, और इसीलिए दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत और रशिया के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको भी मेंटेन करते हुए आगे बढ़ा जाएगा। ऐसे में अगर देखा जाए तो पिछले समय में जिस तरह से अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, माना यही जा रहा है कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 2024 के स्टार्टिंग में दे दिया जाएगा, और सच मानिए कि आने वाले समय में कुछ ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं कि 2024 के अंदर इस टेंडर को लेकर काफी बड़े डिसीजंस लिए जाएंगे। और दोस्तों दूसरी तरफ वहां पर इंडियन एयरफोर्स को इस टेंडर को जल्द से जल्द कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर जल्द से जल्द ये कंप्लीट नहीं होता है और स्वदेशी फाइटर जेट्स उससे पहले बनाकर तैयार कर लिए जाते हैं तो एक तरह से इन एयरक्राफ्टों के एक्विजिशन को लेकर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, और इसमें लेट होने पर टेंडर यहाँ पर रद्द होने की संभावनाएं काफी ज्यादा बनती हैं। हालांकि दोस्तों कुछ दिन पहले ये अपडेट्स निकल कर आ रहे थे जो कि कुछ मीडिया हाउसेस की तरफ से आ रहे थे कि यहाँ पर MRFA टेंडर को बहुत ही जल्द खत्म कर लिया जाएगा, और उसकी बजाय यहाँ पर राफेल फाइटर जेट को कुछ की संख्या में अपनी वायुसेना के अंदर एक्वायर किया जाएगा। साथ ही भारतीय वायुसेना यहाँ पर इंडिजीनियस फाइटर जेट्स को ज्यादा महत्व देते हुए तेजस MK-1A और तेजस MK-2 को ज्यादा मात्रा में एक्वायर करेगी। और साथ ही यहाँ पर कहा जा रहा था कि इंडियन एयरफोर्स अब MRFA टेंडर के बदले में कुछ 5th जनरेशन के फाइटर जेटों को एक्वायर करना चाहती है। अब दोस्तों जहाँ पर MRFA टेंडर को आसान बनाने के लिए रशियन और एयरक्राफ्ट और सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट को यहाँ पर बाहर रखने की बात मीडिया सोर्सों की तरफ से की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जयशंकर साहब की तरफ से रशिया का दौरा किया गया था तो वहाँ पर ये संकेत निकल कर आ रहे हैं कि भारत के MRFA टेंडर के अंदर कुछ रशियन फाइटर जेट्स को चुना जा सकता है। ऐसे में रशिया और भारत के बीच में डिप्लोमेटिक और ट्रेड टाइज हैं वो और भी ज्यादा मजबूत हो रहे हैं, और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो दोनों देशों के बीच में जो स्कोप है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। अमेरिका और वेस्टर्न देशों की तरफ से चाहे जितना भी प्रयास यहाँ पर किया जा रहा हो कि भारत को रशिया से दूर किया जाए, वो प्रयास इन देशों का आसानी से पूरा नहीं हो सकता, और भारत उन प्रयासों के ऊपर पूरी तरह से पानी फेर रहा है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि एस जयशंकर साहब जो रशिया के दौरे पर थे तो वहाँ पर दोनों देशों के बीच का जो बायलैटरल ट्रेड है वो $50 बिलियन के पार जा सकता है, और ऐसे में केवल इसी का जिक्र नहीं किया गया है बल्कि आने वाले समय में भारत और रशिया इस ट्रेड को और भी ज्यादा बढ़ाएंगे। हालांकि ये अभी क्लियर नहीं है कि कौन कौन से सेक्टर में आने वाले समय में रशिया और भारत मिलकर काम करने वाले हैं। ऐसे में यहाँ पर इस विजिट का जो पूरा मेन मोटो था वो न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर को और भी ज्यादा बड़ा बनाना था, जो कि भारत और रशिया के बीच में किया गया है। ऐसे में दोस्तों इस पूरे टॉपिक को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है आप हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।